हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को, जो कि आपके आने वाले टेस्टी कमीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। टेस्टी कमीशन के एग्ज़ाम के लिए तो हेल्पफुल होंगे ही होंगे, साथ साथ में अगर आप किसी और एग्ज़ाम की प्रेपरेशन भी कर रहे हो तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, चालकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। जो चालकोलिथिक युग है उसको जो है ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो आपको बताना है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं। तो वो मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति से। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक ज्ञान के संदर्भ में नचिकेता और यम के संवाद का उल्लेख मिलता है। तो ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है कठोपनिषद में। कठोपनिषद में। ओके। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि आध्यात्मिक ज्ञान के संदर्भ में नचिकेता और यम के संवाद का जो उल्लेख है वो कठोपनिषद में मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये है रुम्मीदेई स्तंभ अभिलेख। तो अशोक का कौन सा अभिलेख? अशोक का रुम्मीदेई स्तंभ अभिलेख जो है इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो हुआ था लुम्बिनी में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, किस शैलकृत गुफा में 11 शिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो इसका आंसर है कन्हेरी, जो कि कन्हेरी गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। तो जो कन्हेरी की शैलकृत गुफाएं हैं, गुफाओं में 11 शिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है या उनका प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम एवं शक संवत्सरों में कितना अंतर होता है या कितने वर्षों का अंतर होता है? तो विक्रम एवं शक संवत्सरों में जो है तो 135 वर्षों का अंतर होता है। अगर आपको जो है तो ये निकालना हो कि अभी कौन सा विक्रम संवत चल रहा है या शक संवत चल रहा है, तो आप अपने वर्तमान कैलेंडर में 57 प्लस जोड़ के जो है तो विक्रम संवत को निकाल सकते हैं। और अगर आपको ये निकालना हो कि शक संवत कौन सा चल रहा है, तो वर्तमान जो हमारा कैलेंडर है जो भी हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, तो उसमें आप 78 जो है माइनस कर दो, तो उससे हमारा क्या निकल के आएगा? शक संवत निकल के आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये है गुरु नानक का। गुरु नानक ने कहा था कि ईश्वर जो केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यानी कि आने वाली जो दुनिया है उसमें किसी तरह की कोई जाति नहीं होगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा हुई? तो द्वितीय अंग्रेज मैसूर संधि की जो समाप्ति थी ये हुई थी मंगलौर की संधि से। मंगलौर की संधि हुई थी 11 मार्च 1748 को। तो द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति जो किस संधि द्वारा हुई थी? मंगलौर की संधि द्वारा, जो कि हुई थी 11 मार्च 1748 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, गवर्नर जनरलों में किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपहास किया था? तो इसका आंसर है लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन जो था उसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपहास किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो था उसने कांग्रेस को कहा था कि कांग्रेस जो है अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो इसका आंसर है कि 1580 में जौनपुर के एक मुस्लिम धर्म गुरु जो थे उन्होंने अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक।
तो बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, जो थे एक उग्रवादी दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक। तो 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सज़ा जो थी वो बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। तो इससे एक और क्वेश्चन आपका बन गया कि जो बाल गंगाधर तिलक थे वो एक उग्रवादी नेता थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो इसका आंसर है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता? पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सिंधिया की वफादारी ने अंग्रेजी राज को भारत में बचा लिया, यह कथन है? तो ये कथन किसका है? ये है इतिहासकार कीन का। इतिहासकार कीन का। सिंधिया की वफादारी ने अंग्रेजी राज को भारत में बचा लिया, ये कथन है इतिहासकार कीन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के मुकदमे बचाव पक्ष के वकील थे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आज़ाद हिंद के फ़ौज के सिपाहियों के जो मुकदमा हुआ था उनके ऊपर, तो उनके मुकदमे के बचाव पक्ष के जो वकील थे वे कौन कौन थे? तो इनमें आते हैं भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और जवाहरलाल नेहरू। आप चाहें तो इन्हें साथ साथ में नोट भी करते रहें कि भूला भाई देसाई, फिर तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू एवं जवाहरलाल नेहरू। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्रिप्स मिशन जब भारत आया था उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो क्रिप्स मिशन जब भारत आया था उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। तो आपको बताना है कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था सैयद हैदर राजा ने। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था सैयद हैदर राजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन जो था वो कब तक बना रहा? तो इसका है कि जो सम्राट जॉर्ज पंचम थे, दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निवाकृत या निष्कृत किए जाने तक, यानी कि जो बंगाल विभाजन था ये 1905 में हुआ था और 1911 में इसको निरस्त कर दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निष्कृत किए जाने तक जो था ये बंगाल विभाजन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड केस में भारत का वायसराय था। तो 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब उसमें भारत का वायसराय कौन था? तो उसमें भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो इसका आंसर है चौरा चौरी हत्याकांड के बाद। तो चौरा चौरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अपनी हिमालय जैसी भूल बताई। अपनी हिमालय जैसी भूल किसे बताया था महात्मा गांधी ने? तो ये बताया था चौरा चौरी कांड को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो ये डॉक्टर मोंजे द्वारा जो था वो प्रस्तुत किया गया था, डॉक्टर मोंजे द्वारा। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था डॉक्टर मोंजे ने। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।